नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। छत्तीसगढ़ के कलेक्टर को सरकार की ओर से नोटिस भेजा गया। नोटिस इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने वो सन ग्लासेस पहने हुए थे। काला चश्मा जो धूप से बचने के लिए लगाते हैं, उस धूप से तो बच गए लेकिन नियमों से नहीं बच सके। नोटिस में लिखा गया है कि आपके इस कृत्य के लिए, चश्मा लगाने के लिए, राज्य शासन के द्वारा आपको सचेत किया जाता है कि इस प्रकार का कोई भी काम भविष्य में ना करें जो अखिल भारतीय सेवा अधिकारी की गरिमा के मुताबिक ना हो। भारी भरकम शब्दों में समझा दिया गया। अब आइए उन्हीं पीएम पर जिनके सामने चश्मा लगाना गरिमा को ठेस पहुंचाना है, उनकी बात करते हैं। चीन में टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम में प्रधानमंत्री भी काला चश्मा लगाकर गए और दुनिया भर में लोग इस मामले में पीएम का मजाक ये कहते हुए उड़ा रहे हैं कि म्यूजियम के अंदर काले चश्मे की क्या आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि दोनों जगहों पर चश्मा अपमान का प्रतीक कैसे हो गया। वैसे अगर ये अपमान का प्रतीक है तो नेताओं द्वारा गरीब किसानों के घर लाखों की गाड़ियों में जाना और चमचमाती घड़ियों में देखकर भी किसानों का वक्त नहीं बदलना अपमान कैसे नहीं है। हवाई जहाज से खेतों के ऊपर मंडराकर नुकसान का आकलन करना और खेत और फसल का अपमान ये कैसे नहीं है। दरअसल समस्या चश्मे में नहीं है, नजरिए में है। अब बिहार में आरजेडी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव जीतना चाहती है, पर उसी जेडीयू की सरकार को रघुवंश बाबू फेल कह रहे हैं। यानी रघुवंश बाबू का चश्मा लालू जी के चश्मे से आजकल अलग है। भूकंप के बाद लगातार बिहार में लोग राहत की मांग करते हुए सड़क पर उतर रहे हैं, पर नीतीश जी सब ठीक है का चश्मा पहनकर घूम रहे हैं। होमगार्ड हड़ताल पर चले गए हैं। विधायक से लेकर तमाम नेताओं की सैलरी बढ़ा दी गई है, पर होमगार्ड के मामले में सरकार बिना चश्मे के भी सच नहीं देख पा रही। प्रधानमंत्री के चीन दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक मान रही है, पर सीमा विवाद से लेकर पाकिस्तान तक के मामले में चीन के रवैये पर बीजेपी ने भी चश्मा ही लगा लिया है और चीन के समझौते के साथ ही कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पर कांग्रेस के खुद के शासनकाल में 2013 और 2014 में चीनी सैनिक जब भारतीय सीमा में घुस रहे थे, उस समय कांग्रेस चश्मे के आर पार भी देख नहीं पा रही थी। तो कुल मिलाकर ऐसी ही कुछ खबरों का करेंगे डीएनए टेस्ट, लेकिन चश्मे से नहीं, नजरिए से। डीएनए में आज सबसे पहले बात बिहार की राजनीति की। जनता परिवार बिहार में बीजेपी से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, पर आज के दो बयान ये बताते हैं कि जनता परिवार में एकता नहीं है। रघुवंश बाबू और नीतीश कुमार के दो बयान आए हैं, दोनों सुनाएंगे। टिकट में भी जो लोकसभा में चुनाव हुआ है उसका आधार बनेगा, चूंकि हाल के चुनाव का ही कानून है। पहले से व्यवहार हुआ है, परंपरा रही है कि जब कभी गठबंधन हुआ है तो पिछले चुनाव में क्या स्थिति रही है। तो पिछले चुनाव में हमारा 145 बढ़त है और उनका 43 पर बढ़त है। तो ये सब भी मामला को साफ कर लेना चाहिए, न तो कहेंगे सीटिंग गेटिंग है, नहीं चले। सीट भी उपलब्ध। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि नीतीश कुमार साहब ने कहा क्या। नीतीश जी ने कहा कि 243 सीटों पर लड़े आरजेडी चाहे तो। खैर, आरजेडी के दावे के पीछे तर्क क्या है? रघुवंश बाबू जो कह रहे थे, उनके पीछे तर्क है कि लोकसभा चुनाव 2014 में आरजेडी को जेडीयू के मुकाबले ज्यादा वोट मिले थे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी को 20.4% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू को 16%। यही नहीं, जेडीयू के मुकाबले आरजेडी को 145 सीटों पर बढ़त थी और आरजेडी के मुकाबले जेडीयू को मात्र 43 सीटों पर ही बढ़त थी। यानी लोकसभा चुनाव में जो भी वोट्स मिले उसके आधार बनाकर या उसको आधार मानकर आरजेडी ज्यादा सीटों के लिए जेडीयू पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो इस तरह के किसी दबाव में नहीं आने वाला, क्योंकि 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को यानी नीतीश कुमार की पार्टी को आरजेडी के मुकाबले 93 सीटें ज्यादा मिली थी। तब जेडीयू के 115 और आरजेडी को मात्र 22 सीटों पर सफलता मिली थी। अब अगर आरजेडी ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रहा है तो इस सिचुएशन में जेडीयू को अपनी सिटिंग सीट छोड़नी पड़ेगी और सिटिंग सीट छोड़ने की संभावना बहुत कम है, न के बराबर है। और उसका जो अंदाजा है आप लगा सकते हैं नीतीश कुमार के बयान से। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो जेडीयू और आरजेडी के बीच इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स जनता परिवार के भविष्य को खतरे में डाल सकती है, जिसकी शुरुआत पहले हो चुकी है और संकेत गाहे बगाहे मिलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समस्या केवल सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है। आरजेडी में सिर्फ रघुवंश प्रसाद सिंह अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्होंने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोला या बोला या कम से कम बयानबाजी में तलखी दिखी। गुरुवार को पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश सरकार के रुख पर सवाल खड़े किए। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले आपने खबर देखी भी होगी कि हाईकोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को, आरक्षण को रद्द कर दिया था और इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि सरकार को इस फैसले के खिलाफ, यानी बिहार सरकार को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर लालू यादव की ओर से सरकार पर उठाए गए सवाल पर नीतीश कुमार ने जवाब भी दिया। दोनों दिखाएंगे। वर्षों से चला आ रहा दलितों को प्रमोशन के बाद प्रमोशन मिलते आ रहा है। दलितों को प्रोन्नति में रिजर्वेशन राष्ट्रीय जनता दल प्रबल समर्थक है। सामाजिक न्याय कम्युनल हार्मोनी हमारे बुनियाद में है और ये रिजर्वेशन यहाँ मिल रहा था सेवाओं में, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। ये बैक बेंचर लोग हैं, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ही रिजर्वेशन, और उसमें रिजर्वेशन में प्रोन्नति में भी बात है। तो हम राज्य सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार से हम लोग का अनुरोध है कि कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए इनको इंसाफ दिलाने में, और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लड़ा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार पहल करेगी। लेकिन मुझे मालूम हुआ है इस बीच में कि जब ही हाई कोर्ट का फैसला हुआ, 3 दिन पहले कार्मिक डिपार्टमेंट ने आदेश निकाल दिया है। हमको मालूम हुआ है, जानकारी, मतलब जो मिलता था सुविधा इन लोगों को, उसको तुरंत नोटिफिकेशन करके ख़त्म कर दिया है। ये ठीक नहीं हुआ है, इसको ठीक करना चाहिए। और यथास्थिति जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाए तब तक इनको रखना चाहिए। यह निर्णय हम लोगों का है और पहले ही से किया है, इसलिए इस विषय पर कोई मांग करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी एक राजनीतिक दल के नाते उनको ये लगा होगा कहीं से, या पूरा डिटेल किसी ने नहीं बताया होगा, तो उन्होंने ये बात कही। इसलिए इस विषय पर कोई आज जो हम लोग सरकार में हैं, कोई, चूँकि हम लोगों की ही राय है, पहली बार हुआ। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार के रवैये पर सवाल उठाकर आरजेडी ये साबित करना चाहती है कि वो दलितों और पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी है। आपको बता दें कि अब तक दलितों और पिछड़ों के बीच नीतीश की अच्छी पैठ रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि लालू दलितों को साधने में नीतीश कुमार से एक कदम आगे निकलना चाहते हैं और इसी कोशिश में उनका वो बयान था। चलिए, ये तो रहा इस मामले का सियासी पहलू। अब आपको बताते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण का ये मामला है क्या। बिहार सरकार ने वर्ष 2012 में संकल्प जारी कर सरकारी सेवाओं में एससी और एसटी कैटेगरी के कर्मियों को परिणामी वरीयता सहित आरक्षण का लाभ भी देने का निर्देश दिया था, जिससे बाद में चुनौती दी गई। इस मामले पर पटना हाईकोर्ट का क्या कहना था, ये भी जान लेते हैं। आरक्षण के लिए कल्याण विभाग जो आंकड़े दिए वो सही नहीं थे। सरकार ने आंकड़े पर विचार कर एससी एसटी कर्मियों को सापेक्ष रूप में पिछड़ा पाया। साथ ही सरकारी सेवा में इस जाति के कर्मियों की संख्या को कम करके दर्शाया गया, जबकि हकीकत कुछ और थी। विभाग ने जो आंकड़े पेश किए वो सत्य से परे हैं, ये सब कोर्ट ने कहा। सरकार ने प्रोन्नति में आरक्षण देने का जो फैसला लिया वो गलत है, ये हाईकोर्ट का स्टेटमेंट था। मतलब साफ है कि लालू इस मसले पर राज्य सरकार को कमजोर साबित कर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समस्या नीतीश जी के साथ भी है कि वो खुलकर ना तो लालू का साथ दे सकते हैं ना विरोध कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आरजेडी सिर्फ सीट शेयरिंग और प्रमोशन में रिजर्वेशन के मुद्दे पर जेडीयू को घेर रहा है। नियोजित शिक्षकों वाला मामला देख लीजिए आप। शिक्षकों के मुद्दे से लेकर कानून व्यवस्था तक लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नियोजित शिक्षकों के मामले में सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आगे बढ़कर इस मामले को सुलझाना चाहिए, यानी प्रोएक्टिव होने की बात कर रहे थे। रघुवंश बाबू भी देखिए आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि बिहार में तो कानून व्यवस्था है ही नहीं। बयान सुनिए। इन तमाम शिक्षकों के विषय में सम्यक रूप से निर्णय हो जाना चाहिए, नहीं तो ये लाशा हमेशा लगा रहेगा, झगड़ा झंझट रहेगा। इसको सरकार, मुख्यमंत्री खुद बुला करके शिक्षक जो संगठन हैं उनको बुला के बात करके सब हड़ताल को सब समाप्त करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, सांख्यिकी, रसोईया, आंगनबाड़ी, सांख्यिकी,
मदरसा, मुस्लिम भाइयों के जितने मसाइल हैं उनके लोगों का, उन तमाम मसाइलों का समाधान बैठ कर के लगातार मैं मानता हूं कि सरकार रिलीफ राहत कार्य में व्यस्त होगी, लेकिन ये सब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जनता की समस्या से लोग रूबरू नहीं हो रहे हैं। पढ़ाई बंद हो गई, अस्पताल का हालत ठीक नहीं है, और लोगों की समस्याएं, भूकंप, आपदा पीड़ित लोग हैं। ये सभी के जनता की समस्या का समाधान में पार्टियों को लगना चाहिए, और जहाँ जहाँ उनको कठिनाइयाँ हैं उनको करना चाहिए। नहीं तो ये विधि व्यवस्था भी ठीक नहीं चल रही है, और ये अफसरशाही हो गई है, जनता का कोई पूछ नहीं रहा है। सुना आपने दोनों बयान आपके सामने। सवाल इस बात को लेकर है कि आरजेडी अगर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो इसके क्या मायने। जिस कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार ने अपनी अलग पहचान बनाई, या कानून व्यवस्था के सवाल पर जेडीयू अपनी पीठ थपथपाता रहा, उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी आरजेडी एक झटके में नीतीश कुमार के गवर्नेंस के दावे को खारिज कर रहा है। इसके पीछे 4 वजह हो सकती हैं। जिस तरह से विलय को लेकर असमंजस के हालात हैं, ऐसे में अगर चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ भी मोर्चा खोलने की नौबत आए तो लोगों को बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए। शायद ये वजह है कि आरजेडी के निशाने पर जेडीयू। आरजेडी दबाव की राजनीति कर रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन रही है। ऐसे में सरकार की छवि को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, और इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि अकेले चुनाव में उतरने में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं घबरा जाए। लालू अपनी बात रघुवंश प्रसाद के बहाने बताने या जताने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि भले ही आज दोस्ती हो गई हो, पर लालू और नीतीश के संबंध राजनीति की मजबूरी है, ये दोनों अच्छी तरह जानते हैं। और आखिरी बात यह है कि आरजेडी जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम भले ही नीतीश कुमार के साथ हैं, पर आपके मुद्दे पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसलिए चुनाव आने से पहले इस तरीके के तमाम संकेत आरजेडी देता हुआ, सवाल है कि जेडीयू आगे कैसे रिस्पॉन्स करेगा। एक बहुत ही छोटा सा विराम ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। हड़ताल का सिलसिला बिहार में लगातार जारी है। सभी जानते हैं कि चुनाव के समय सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, और सरकार का रुख चुनाव के पहले थोड़ा नरम होता है, यह भी जानते हैं। आखिर कोई भी सरकार चुनाव में नुकसान नहीं उठाना चाहेगी, सभी समझते हैं। बिहार में शिक्षकों के, टीचर्स के हड़ताल के बाद अब होमगार्ड मैदान में कूद गए। शिक्षकों के लिए हुई पहल से शायद इन्हें भी उम्मीद है कि सरकार इनके लिए भी कुछ करे। थोड़ी जानकारी होमगार्ड के विषय में दे दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये बल मुगल और ब्रिटिश चौकीदारी सिस्टम से विकसित हुआ। ये जो होमगार्ड वाला सिस्टम है अंग्रेजों के जमाने में, और 1946 में पूर्व बंबई राज्य में, जिसे मुंबई कहते हैं, उस समय तो ये राज्य हुआ करता था, तो पूर्व बंबई राज्य में एक अलग बल के तौर पर इनका गठन हुआ था। इन्हें हमेशा एक जुझारू और कठिन कार्य से सामना करने वाले बल के तौर पर जाना जाता था, जो न सिर्फ राज्य में बल्कि जरूरत पड़ने पर देश भर में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं। बिहार में आज की तारीख में 70,000 जवान हैं, जिनमें से 34,000 की एक बार में ड्यूटी होती है। यानी एक बार में 34,000 जवान जो हैं वो लगाए जाते हैं। ये रोटेशन बेसिस पर होता है, आधे एक बार में, फिर आधे एक बार में। सितंबर 2014 में एक दिलचस्प बात हुई बिहार में। सितंबर 2014 में बिहार सरकार ने एक घोषणा की, या कहिए कि होम गार्ड्स को लेकर एक पहल की गई थी। सरकार ने कहा था कि होम गार्ड्स को बेहतर बनाने का प्रयास होगा। यानी अभी तक की जो उनकी स्थिति है, चाहे वो ट्रेनिंग का मसला हो, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और बेहतर उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास होगा। पर उसके बाद क्या हुआ? सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खुलता रहा, और सरकार की तरफ से होमगार्ड्स की बेहतरी के लिए बयानबाजी का सिलसिला भी चलता रहा, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। जवानों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यह भी जानते हैं, लेकिन 2014 में उनके हंगामे से लेकर आज के हंगामे तक बदला कुछ नहीं। होमगार्ड पुलिस बल के सहायक के तौर पर काम करते हैं, बताना चाहेंगे आपको। लाठी और राइफल से लैस होते हैं, आमतौर पर आपने देखा भी होगा। सबसे अहम बात होमगार्ड्स के मसले में यह है कि ये सिर्फ 300 रुपए की दिहाड़ी पर काम करते हैं, और उसमें भी अहम बात यह है कि जब ड्यूटी होती है तब इन्हें पैसे मिलते हैं। यानी परमानेंट इनको पैसे भी नहीं मिलते, रेगुलरली पैसे भी नहीं होते हैं इनके, तो रोज के हिसाब से पैसे कमाते हैं, और रोज के हिसाब से कमाते हैं 300 रुपए। यह भी कहा जाता है कि ड्यूटी लेने के लिए इन्हें कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। यह भी कहा जाता है कि जो अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाते हैं,
वो ड्यूटी लगाने के बदले आधी कमाई ले लेते हैं। यानी 300 रुपए अगर होमगार्ड कमाता है तो 150 रुपए बड़े बाबू ले जाते हैं। सोचिए कि बाढ़, सूखा, महामारी और अग्नि त्रासदी जैसी संकट की स्थिति में जिस बल का इस्तेमाल होता है उसका मनोबल ही गिर जाएगा तो काम क्या करेगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, जैसे सेवानिवृत्ति हम लोगों को एक मुश्त 3 लाख रुपया देना और कर्तव्य भत्ता 300 से 500 करना, 58 वर्ष से उम्र 60 वर्ष करना, ये सब हमारा मुख्य बिंदु मांग है। जब तक सरकार नहीं करती है हम लोग 5 सूत्री मांगे, ये मांगे जायज हैं या नाजायज हैं इसके बारे में सरकार फैसला करेगी। लेकिन कुछ और भी अहम तथ्य हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे इस बहुत ही छोटे से विराम के बाद। तो बिहार के करीब 70,000 होमगार्ड के जवान हड़ताल पर हैं। उन्होंने हथियारों को जमा करना शुरू भी कर दिया और ड्यूटी छोड़ चुके हैं। 5 सूत्री मांगे हैं उनकी और 5 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर वो मैदान में। पहला है कि डेली पेमेंट 300 से 500 रुपए हो। दूसरा यह है कि जब जवान रिटायर हो तो उन्हें 3 लाख रुपए दिए जाए, मतलब रिटायरमेंट मिले। और ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंटल कवरेज 1 लाख की जगह 10 लाख हो। भोजन भत्ता 5 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिदिन किया जाए और रिटायरमेंट की उम्र सीमा 58 से बढ़ाकर 60 की जाए। जवान ये कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 20 मई को चक्का जाम करेंगे और उसके बाद जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है, यह सवाल केवल नीतीश कुमार को लेकर नहीं है। याद कीजिए तो पिछले साल मुजफ्फरपुर में जब जीतन मांझी स्टेडियम का उद्घाटन करने गए थे, उस दौरान भी जवानों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था और अपनी मांग रखते नजर आए थे। इस बार भी सवाल उनके सामने है। सवाल बहुत सीधा सा है कि सरकार क्या इनके वेतन या इनका जो भत्ता है या इनकी जो डिमांड है उनको पूरी करेगी या नहीं करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि महंगाई के जमाने में 5 रुपए में खाना खाना बहुत ही मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। सेहत को नुकसान न पहुंचाने वाले पारिवारिक कारोबार में यदि कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम करता है तो वो बाल मजदूरी के दायरे में नहीं आएगा। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने बाल श्रम कानून में प्रस्तावित संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी। संसद में संशोधित बिल पास होने पर ही नए प्रस्ताव प्रभावी होंगे। बाल श्रम कानून में 18 खतरनाक उद्योगों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी को अपराध माना गया था। अब संशोधित बिल के मसौदे में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत परिवार के कारोबार में, फैमिली बिजनेस में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स गतिविधियों जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया। खतरनाक उद्योगों में 14 से 18 साल तक की उम्र के किशोरों के काम पर रोक लगाने का प्रावधान है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार बाल श्रम संशोधन बिल 2012 को आधिकारिक तौर पर संसद में पेश करेगी। यानी कुल मिलाकर स्थिति यह है कि क्योंकि आप हमारे देश में इस बात को जानते हैं कि ऐसे बच्चों की संख्या कम नहीं है, हजारों लाखों में है जिन्हें स्कूल मयस्सर नहीं होता है। बाल श्रम रोकथाम और नियमन संशोधित बिल 2012 से अटका हुआ है। मूल कानून 1986 में बना था। इस 29 साल पुराने कानून के बाद ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध माना गया था। अब बाल श्रम एक ग्लोबल समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार दुनिया भर में 21 करोड़ से अधिक बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है। भारत में भी देखिए 1 करोड़ 26 लाख बच्चे बाल श्रम का शिकार हैं। उम्मीद है कि इस नई पहल के बाद और इसे सख्ती से लागू करने के बाद बच्चों को स्कूल मैसर होगा, मजदूरी नहीं। आज डिनर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।